अंश, तुझे छोड़कर कहाँ जाना है मेरे भाई मुझे? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस छोटा सा मजाक किया था यार मैंने। तू तो इमोशनल हो गया मेरा बच्चा। अंश मुस्कुराने लगा और मनन ने उसके सीने में सर छुपाते हुए कहा, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, इसीलिए ये डर हमेशा सताता रहेगा। और तू मेरी जान है, तुझसे अलग नहीं हो सकता मैं, क्योंकि तेरे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए यार। ये देख अंश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाकी सारे लोग उन्हें देखकर इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें पता है कि मनन के लिए अंश कितना मायने रखता है। ये सब 20 मिनट लगातार चलता रहा और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उन लोगों में से एक आदमी आया जिसका नाम रवि। वो उन दोनों से कहता है, भाई अगर ये सब हो गया हो तो क्या चलें, देर हो रही है हमें। उसकी बात सुन अंश उसे घूर के कहता है, तुझे क्यों कबाब में हड्डी बनना है? दिख नहीं रहा है क्या मैं अपनी लैला के साथ रोमांस कर रहा हूँ? मनन ने इतना सुनते ही अंश को धक्का दिया और बाकी सब अंश की बातों पर हंस पड़े। मनन झल्लाते हुए बोला, अबे काले बिल्ले, मैं क्या तुझे लैला दिखता हूँ? अंश ने हंसते हुए रवि को हाई फाइव दी। उसके साथ जीतू, मोनू और रॉकी भी हंसने लग गए। मनन उनको देखकर गाड़ी में बैठ गया और वो लोग ये देखकर और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगे। मनन सीट से सर टिकाकर उनको गुस्से में कहता है, बत्ती सी दिखानी हो गई हो तो कुछ काम कर लो, वरना वहीं आके सबके भेजे में गोलियां उतार दूंगा। ये सुनकर सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। अंश ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाली और वो सब वहां से निकल गए। उधर सुभाष जी सेठ मदन लाल के घर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। सेठ, कौन है इतने सुबह? लोगों को भी चैन नहीं है, ना खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं। सुभाष जी, सेठ जी मैं हूँ सुभाष, दरवाजा खोलिए। सेठ जी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही वो बोले, अरे क्या हुआ सुभाष, इतनी सुबह सुबह क्या बात है, अंदर आओ। वो दोनों अंदर चले आए। सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ सुभाष, इतने परेशान क्यों हो? इस पर सुभाष जी बोले, सेठ जी आपने मेरी आज तक बहुत मदद की है, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, पर आज मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। आज भी एक एहसान कर दीजिए तो मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। बरखुरदार, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, पर पैसों के अलावा कुछ भी कहो। सुभाष जी की तो जैसे आशा ही निराशा में बदल गई ये सुनते ही। सुभाष जी बोले, सेठ जी पैसों के सिलसिले में ही यहाँ आना पड़ा, बहुत आस लेकर आए आपके पास, हमारी मदद करें सेठ जी। देखो सुभाष, ये तो तुम भी जानते हो कि पहले ही तुमने मुझसे 5 लाख रुपए लेकर रखे हैं, वो अभी तक तुमने नहीं लौटाए। और मैं ये नहीं कहता कि तुम पैसे नहीं लौटाओगे, पर स्थिति को समझने की कोशिश करो। अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, चाहो तो कुछ और मदद कर सकता हूँ। उनके मुंह से ये बात सुन सुभाष जी ने अपना सर झुका लिया और गहरी सोच में डूब गए। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने किसी रिश्तेदार से तुम्हें पैसे दिलवा सकता हूँ। सुभाष जी को तो जैसे उम्मीद की किरण दिखी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। सेठ जी ने उन्हें 10 बजे आने को कहा। सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर इस बार आपने मेरी मदद कर दी तो मैं आपका पैसा 2 गुना ब्याज के साथ लौटा दूंगा। ये सुन सेठ जी हल्का सा हंसते हुए बोले, पहले असल तो लौटा दो बरखुरदार, फिर ब्याज की बात करेंगे कि तुम्हारा कितना निकलता है। सुभाष जी ने हाँ में सर हिलाया और हाथ जोड़कर अपने घर वापस आ गए। इसी बीच सुबह के 7:30 बज चुके थे। सुभाष जी ने थके हारे कदम के साथ घर पर पैर रखे और घर पर पैर रखते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो घर में आए और चिल्लाकर रानी जी का नाम लिया। रानी जी वहां पर आई। क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? सुभाष जी एक ही जगह देखे जा रहे थे। रानी जी ने जब वहां देखा तो उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रानी जी ने लड़की को गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि अपना मनहूस चेहरा हमारे सामने मत लाया कर, पर तू बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। सुभाष जी गुस्से में बोले, रानी जी आपको कितनी बार मैंने समझाया कि इस लड़की का चेहरा ढका रहने दीजिए, पूरी सुबह खराब कर दी इसने। और ऐसा बोलकर सुभाष जी वहां से चले गए। रानी जी ने उसके बाद गुस्से से उस लड़की को देखा और उस पर बरस पड़ी। न जाने कितनी खरी खोटी सुनाई और वो लड़की सिर्फ सर झुकाकर चुपचाप सुनती रही। वो गुस्से में बोली, अपनी शक्ल मत दिखाया कर हमें, वरना इस घर से निकाल दूंगी, समझी? और ऐसा कहकर रानी जी ने उसका दुपट्टा छीना और उसके मुंह पर फेंक दिया। उसने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लिया और किचन की तरफ चली गई। करम जली, मनहूस कहीं की, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो ये गले पड़ गई। और ऐसा कहकर वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उधर गाड़ी सड़क पे दौड़ी जा रही थी। सूरज अपनी धूप भोपाल की जमीन पर बरसाए जा रहा था। मनन भी आंखें बंद करके आती जाती हवा को अपने चेहरे पर कर रहा था। अंश, क्या बात है मन, कब से चुप हो? कुछ बोल ही दे यार, आखिर हम भोपाल शिफ्ट हो रहे हैं। अरे कुछ नहीं है यार। अंश उसकी तरफ देखकर, क्या बात है, क्या सोच रहा है तू? मुझे भी बता दे, मैं भी सोचूंगा फिर। उसके मुंह से ये बात सुन मनन थोड़ा गुस्से में अपना जबड़ा बीचते हुए बोला, उस बुढ़े सुभाष के बारे में सोच रहा था। कितनी गद्दारी भरी है उसके अंदर, साला, जिसका नमक खाया उसके साथ ही छल। उसको तो जीने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। मनन ओबराय से गद्दारी बड़ी महंगी पड़ेगी उसे। मनन की आंखों में ये कहकर ही खून उतर गया, जिसको अंश ने भी नोटिस किया। अंश मुस्कुराकर बोला, अरे भाई शांत हो जा, जब वहां जाएंगे तब उसकी खटिया खड़ी कर लेंगे। वैसे एक बात बता, अगर उसने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो तू क्या करेगा? उसको जान से मारेगा या फिर कुछ और? इस पर मनन हल्का सा हंसते हुए कहता है, अब ये तो वहीं जाकर ही पता चलेगा कि उसका करना क्या है। इस बात पर अंश ने भी मुस्कुरा दिया। अब बस वो सब लोग भोपाल अपने घर पहुंचने ही वाले थे। अचानक से मनन के दिमाग में कुछ आया। उसने अंश से पूछा कि वो लोग कितनी देर में पहुंचेंगे। अंश ने बताया, कम से कम 1 घंटा लगेगा। और ये सुन मनन के चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह ले ली। ये देखकर अंश बोला, क्या हुआ तुझे? किसी परी के सपने आ रहे हैं क्या? इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? मनन मुस्कान लिए कहता है, परी के नहीं बेटा, किसी के पर काटने के सपने आ रहे हैं। उसकी इस बात को अंश समझ नहीं पाया। उसने मनन को सवालों भरी नजर से देखा। मनन फीकी मुस्कान से कहता है, गाड़ी सुभाष के घर घुमा लो, यहीं से उसके घर जाएंगे। मुझे देखना है कि उसके चेहरे का रंग कैसे पीला पड़ता है। अंश थकान भरी नजरों से देखता है और कहता है, यार मन, अभी उसके घर जाना है क्या? चले जाएंगे यार, यहाँ बैठ बैठ के बहुत थक गया हूँ, तो पहले घर चलते हैं यार, फिर उसके घर चले जाएंगे। वैसे भी तो वो कहाँ भागा जा रहा है। मनन उसे घूर के कहता है, तुझे आराम करना है अभी। हाँ? अंश थोड़ा गुस्से में कहता है, सुन, रात से गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ और रवि ने थोड़ी बहुत चलाई है, इसलिए मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। मैं तो कहता हूँ पहले घर चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, फिर उस बुड्ढे का आराम हराम करेंगे। ओके बच्चा?
मनन थोड़ा सख्ती से बोला, पर मुझे अभी ही जाना है उसके घर, समझा? अंश, देख भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पहले घर चलते हैं, फिर उसके 1 घंटे बाद वहां से चले जाएंगे। मनन उसकी हालत समझकर कहता है, ठीक है। अंश ने ये सुनकर चैन की सांस ली और वो दोनों बहुत जल्द अपने घर पहुंचने वाले थे। वहीं सुभाष जी के घर रानी जी बहुत चिंता में थी। क्या हुआ? क्या कहा सेठ जी ने? कुछ बात बनी क्या? सुभाष जी, अरे नहीं रानी जी, उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। 10 बजे बुलाया है, वो अपने रिश्तेदार से बात करके बताएंगे। ये सुन रानी जी और भी टेंशन में आ गई। अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं, मेरे जो जेवर हैं उन्हें बेचकर उनको पैसे दे देते हैं। सुनिए अगला भाग, वो पुश्तैनी हवेली। अरे तुम्हारे गहनों से तो सिर्फ 6 या 7 लाख रुपए ही आएंगे और हमें 70 लाख देने हैं भाग्यवान। तो क्या करें, आप ही बताइए, हम कहाँ से लाएं इतनी बड़ी रकम? हम पूरे तरीके से फंस चुके हैं। जब तक साहब यहाँ नहीं थे तब तक तो सब ठीक चल गया, पर अब तो वो यहाँ आ रहे हैं, तो अब एक तो जान जाएगी हमारी और एक तो हमारा घर। ये सुन सुभाष जी बोले, पता नहीं क्या होगा, ये सोच सोच कर तो दिल बैठा जा रहा है मेरा भी। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपने उनके साथ छल नहीं किया होता ना, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने हमारी जिंदगी में, सब कुछ तो दिया था, पर आपके ज्यादा पैसे के लालच से हम कहाँ से कहाँ आ गए। रानी जी बड़ी ही बेरुखी से बोले जा रही थी। जब उनका बोलना नहीं थमा तो सुभाष जी उन पर चिल्लाकर बोले, अच्छा आपको ऐसा लगता है ये जो भी हो रहा है मेरे ही कारण हो रहा है? ये मत भूलिए, मैंने जो भी किया वो सिर्फ आपके कहने पर किया था। नियत आपकी बिगड़ी थी, मैं अपनी वफादारी अच्छे से निभा रहा था। ये जो रास्ता था वो आपने ही मुझे दिखाया था। अरे मैंने तो मना भी किया था, पर आपने मुझे मजबूर किया था ये सब करने पर। लालच मुझे नहीं है, आपको है रानी जी, और ये जो भी हो रहा है ना, सब आपका किया धरा है। अकेले मुझ पर दोष मत डालिए। सुभाष जी इतना बोलकर चुप हो गए और गुस्से से रानी जी की तरफ पीठ मोड़कर खड़े हो गए। रानी जी की तो हालत देखने लायक थी। उनकी आंखों में नमी ने जगह ले ली। उनको भी अच्छे तरीके से पता थी ये बात कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा दोष उनका ही है। अच्छी खासी जिंदगी को उन्होंने रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। वो वहां से रोते रोते चली गई। उसके बाद सुभाष जी परेशान होकर बेड के कोने में बैठ गए। वो हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, हम इस मुसीबत से निकाल दो। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी अपनी जिंदगी में गलत काम नहीं करूंगा। ये सब चल रहा था, तब से वो बस कमरे के बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। और फिर वो वहां से चली गई और दूसरे कमरे में आ गई। वहां जब उसने देखा कि मंदिरा अभी तक सो रही थी तो वो उस कमरे को साफ करने लगी। और जब पूरा कमरा साफ हो गया तब मंदिरा उठी और उसको देखकर बोली, मेरी कॉफी कहाँ है? अब ये भी तुम्हें कहना पड़ता है क्या? रोज तो मिल जाती है और आज दिख नहीं रही। वो सिर्फ उसकी तरफ देखती रहती है। मंदिरा देखती है कि वो अभी तक नहीं गई। उसके बाद मंदिरा जोर से बोलती है, देख क्या रही हो? जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। सुबह सुबह दिन खराब कर देती है, पता नहीं क्या है। और ऐसा सुन वो किचन से कॉफी बनाकर लेकर आई और मंदिरा को दे दी। और देने के बाद वो वहीं खड़ी हो गई। मंदिरा उसको देखकर बोली, अब खड़े खड़े मेरी कॉफी पे नजर डालोगी क्या? जाओ यहाँ से, स्टूपिड। वहां से निकलकर वो अपने छोटे से कमरे में आ गई और बेड के कोने में बैठ गई। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, कृष्णा प्लीज मेरे चाचा जी की सारी परेशानियां दूर कर दीजिए। वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी सारी परेशानियां दूर कर दीजिए। वो हाथ जोड़कर सिर्फ दुआ ही करे जा रही थी। वहीं मनन और अंश अपने घर पहुंच चुके थे। अंश घर देखकर मुस्कुराने लगा। वो लोग गाड़ी से उतरे और उनके आदमियों ने सारा सामान उतारा और वो आलिशान बंगले को देखने लगे। मन अपना गॉगल्स उतारकर उस बंगले को निहारने लगा। एक रॉयल बंगला जो किसी आलिशान महल से कम नहीं था। उस बंगले के आसपास फूलों से भरा बगीचा, राइट साइड में बड़ा सा पूल जो सूरज की कड़ी धूप से चमक रहा था। वो लोग वहां से बंगले के अंदर आए। एक खूबसूरत बंगला जो किसी जन्नत से कम नहीं था। दीवार पर हल्का सा नीले रंग का पेंट सफेद रंग सहित बेहद आकर्षक था। हर तरफ लाइट, ऊपर बीचों बीच हल्की गुलाबी रंग का झूमर। महल में आती हुई वो घर के खाने की खुशबू भूख बढ़ाने का काम कर रही थी। हर तरफ आकर्षक चीज, हर जगह पर परफेक्ट बनावट, हर जगह अंश और मनन के पुराने फोटोज लगे हुए थे और ये सबके दिल दहला देने वाली चीजें थी। सब लोग अंदर आए और महल की खूबसूरती को निहारते हुए सोफे पर पैर पसार कर बैठ गए। किचन से श्याम काका आए। श्याम काका उस खूबसूरत महल के इकलौते कुक, बड़ी सी दाढ़ी, 50 साल की उम्र और हाथों में खाने का जादू। उन्हें सभी मास्टर शेफ भी कहते थे। श्याम काका बोले, अरे अरे साहब, आप लोग आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। उसके बाद अंश उन्हें कहता है, काका आपको कैसे पता चलेगा? आजकल आप हम पर कहाँ ध्यान दे रहे हो? हमारा आना जाना आपको पता ही कहाँ चलता है। श्याम काका बोले, अंश बाबा, हम किचन में आप सबके लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे, इसलिए पता नहीं चला। माफ करना अंश बाबा, हमसे गलती हो गई। अंश कहता है, अरे काका मजाक कर रहा हूँ, मजाक। आप मजाक भी नहीं समझते। वैसे ना आप पर ही माफी मांगना सूट नहीं करता, इसीलिए नो माफी वाफी। आओ गले मिलो। और उसके बाद श्याम काका और अंश दोनों गले मिले। अंश उन्हें किस करते हुए कहता है, बहुत मिस किया काका हमने आपको। आप तो बहुत बिजी रहने लगे हैं ना, फोन भी नहीं करते, ना ही फोन उठाते हैं। श्याम काका ने कहा, नहीं नहीं बाबा, वो क्या है ना कि हमारा फोन खराब हो गया तो उसकी बेल बजती नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। वैसे हमने भी आपको और साहब को बहुत याद किया। उसकी बात सुनने के बाद मनन फीकी मुस्कान से बोला, काका हमारे गले नहीं लगेंगे। ये सुन काका मनन के गले लग गए। मनन को बहुत टाइम बाद अपनापन महसूस हुआ। मैंने भी आपको बहुत याद किया काका, और आपके खाने को भी। वैसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो नाश्ता मिलेगा? अरे जी साहब, आप नहाकर आइए, तब तक हम नाश्ता लगाते हैं। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया काका, हम 10 मिनट में हाजिर होते हैं। चल मन, आज तेरे साथ नहाता हूँ, आजा मेरा बच्चा। ये सुन मनन उसको पेट पर एक घूंसा मार देता है और अंश वहीं पर गिर जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। मनन, अच्छा चल अब ड्रामा बंद कर, बहुत जरूरी काम पर जाना है हमें, इसलिए नीचे आ जाना, वरना गोली से उड़ा दूंगा सबको।
सब लोग उसकी बात सुनकर अपने अपने कमरों में चले गए और अंश भी हंसते हंसते कमरे में चले गया। रवि अभी भी वहीं खड़ा था। वो श्याम काका के पास आया, बोला, काका वैसे नाश्ते में क्या बना है, क्या स्पेशल है? बाहर तक खुशबू आ रही थी। इस पर श्याम काका हंसते हुए कहते हैं, हाँ रवि, खास है, बहुत सारी डिशेज हैं। ये सुन रवि के मुंह में पानी आ गया और वो कहते हैं, क्या क्या है काका नाश्ते में, बताइए ना। ऊपर से अंश, 1 लात 1 घूंसा, फिर 6 थप्पड़, 3 मुक्के और लास्ट में तेरे साहब की बंदूक की गोली और तेरा बिना दिमाग वाला सर, ये सब मिलने वाला है अगर तू लेट हुआ तो। रवि अंश की बात सुनकर कमरे की तरफ भाग गया। काका और अंश दोनों हंसने लगे। फिर वो भी अपने कमरे में आ गया। उस वक्त सुबह के 10 बज चुके थे। सब अपने अपने कमरे से बाहर आ गए और नाश्ते के लिए बैठ गए। मनन और अंश ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बाकी सबने भी नाश्ता खत्म कर लिया। रॉकी, भाई मैंने सुभाष को बोला था कि हम दोपहर तक आ जाएंगे। अंश मुस्कुराकर बोला, ऐसा है क्या? फिर तो उसकी हालत देखने में मजा आएगा। मनन ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। अंश मनन से बोला, मन कब चलना है उस गिरगिट के घर? अभी। जैसे ही अंश ने मनन का ये जवाब सुना, वो गाड़ी की चाबी उठाता है और मनन को बाहर आने के लिए कहता है। मनन और उसके आदमी बाहर आने को हुए तो श्याम काका ने उन्हें रोक लिया। श्याम काका बोले, साहब कितनी देर में आएंगे आप सब? वो क्या है कि खाना बनाना पड़ेगा, तो खाने में आप क्या खाएंगे? मनन फीकी मुस्कान से बोला, आप जो भी बनाओगे खा लेंगे काका, आपके हाथ का खाना लाजवाब होता है। श्याम काका मुस्कुराकर बोले, जो हुकुम साहब। मनन ये बोलकर बाहर आ गया। अंश उसकी ही राह देख रहा था। मनन गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी सुभाष जी के घर के लिए निकल गई। उनकी गाड़ी के